Okay, dear learners, welcome to another session on partnership account. This is the second session in regard to retirement or death of a partner. So, in yesterday's session, we have discussed that calculation of new and gaining ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, treatment of accumulated or undivided profit, method of payment to retiring partners, and adjustment of capital accounts. Adjustment of capital accounts for continuing partners. These are the 6 adjustments that we need to do when a partner is retiring out of a partnership firm. Along with other things, we have discussed 2 points out of this 6, that is calculation of new and gaining ratio and treatment of goodwill. Today, we will talk about revaluation of assets and liability, treatment of accumulated or undivided profits and losses, methods of payment to retiring partners, adjustment of capital accounts for continuing partners, and what special treatments we need to do in case of a death of a partner. That is something we will take in our upcoming sessions. So let's begin today's session, revaluation of assets and liabilities. So first of all, let's understand what is revaluation. So revaluation means to determine the value of assets and liabilities again. तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू दी हुई है उस बुक वैल्यू को दोबारा से रिकैलकुलेट करना या उस वैल्यू को दोबारा से रिकन्फर्म करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज रिवैल्यूएशन रिक्वायर्ड? एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे रीजन है, रिटायरिंग पार्टनर इज ऑफ ओपिनियन दैट लाइबिलिटीज आर शोन एट अ हायर वैल्यू एंड द एसेट्स आर शोन एट अ lower value, whereas continuing partners have pole opposite view. That means they think that the liabilities are shown at a lower value and the assets are shown at a higher value. To break this deadlock and for the satisfaction of all the partners, the only solution is to revalue the assets and liabilities and show them at their current market value or true value. तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उस पार्टनर के जहन में ख्याल रहता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज अभी हमारे बैलेंस शीट में शो की हुई है उसमें लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो हमने इन्फ्लेट करके दिखाई है, यानी कि बढ़ा के दिखाई है, और जो एसेट्स की वैल्यू है वो हमने कम करके दिखाई है. ये ओपिनियन होता है रिटायरिंग पार्टनर का. जबकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करेंगे, एक पार्टनर या दो पार्टनर के रिटायर होने के बाद भी उनका बिल्कुल ऑपोजिट व्यू होता है. उनका क्या मानना होता है कि जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा दिखाई है और जो लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू कम दिखाई है. अब दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो दोनों में दोनों जो पार्टनर्स हैं या जो दोनों ग्रुप है, जो पार्टनर्स का, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो, उनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उसको सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है कि ठीक है, जो वैल्यू है लेट इट बी देयर. अब हम जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है और जितने भी एसेट्स हैं हम उनको दोबारा से वैल्यूएट कर लेते हैं एट द मार्केट प्राइस या करंट प्राइस, ताकि हमें उसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू का पता चल सके. This revaluation, how it helps the firm? Revaluation will remove misunderstanding in the mind of both the continuing and the retiring partners. It will also pave the way for the smooth functioning of the new firm. It will create mutual understanding in the mind of continuing partners. तो रिवैल्यूएशन से फायदा क्या होता है? रिवैल्यूएशन से फायदा ये होता है कि जो दोनों जो पार्टीज हैं, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है. दे कम एट द ऑन द सेम पेज.
साथ ही साथ क्या होता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके जहन में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होता है और उनके बीच में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से जो नई पार्टनरशिप बनी है वो पार्टनरशिप आगे फ्यूचर में सीमलेसली चल सके। अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अगेन इट हैज गॉट टू साइड्स, दैट इज डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। Whenever there is a decrease in value of assets, it is recorded on the debit side. When there is an increase in the value of liabilities, that is also recorded on the debit side. If there is any unrecorded liability, that is also recorded on the debit side of revaluation account. And if the total of credit side is more than the total of debit side, that means the revaluation account is showing a profit, and that profit is distributed among all the partners in their old profit sharing ratio. So the distribution of profit is also recorded on the debit side of realization account. Whereas if we talk about the credit side, all the increase in value of assets is recorded on the credit side of the revaluation account. All the decrease in value of liabilities is also recorded on the credit side of the revaluation account. And if there is any unrecorded asset which needs to be brought in the books of accounts, that is also recorded on the credit side of the revaluation account. If the debit side of revaluation account is more as compared to the credit side of revaluation account, it shows that there is a loss as a result of revaluation of assets and liabilities. And this loss is again distributed among all the partners in their old profit sharing ratio. So this distribution of loss in case of revaluation of assets and liabilities is also recorded on the credit side. तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें जिन भी चीजों की वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा है, जैसे कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमें नुकसान हो रहा है, अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तब भी हमें नुकसान हो रहा है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अगर हम उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, यानी कि हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, और वो जो प्रॉफिट है वो हम ऑल पार्टनर्स, बाय ऑल पार्टनर्स मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो जिन भी चीजों से पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको भी अगर हम बैलेंस शीट में लेके आ रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप अकाउंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते टाइम उसके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, इसका मतलब रिवैल्यूएशन पे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की एंट्री भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे कि जितना भी लॉस हुआ है वो हम सारे पार्टनर्स में, यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। So this is all about the format of revaluation account. अब हम journal entries देख लेते हैं। For revaluation of assets when the value of asset increase, तो उस टाइम पे हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, अगर हमने किसी एसेट का रिवैल्यूएशन किया और एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट व्हेन द एसेट डिक्रीजेस, अगर एसेट की वैल्यू कम हुई है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
सिमिलरली अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो हम लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें किसी अनरिकॉर्डेड एसेट की सेल से अगर पैसा मिलता है तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो दीज आर the 6 journal entries that we need to pass at the time of revaluation in regard to assets and liabilities. इसके अलावा भी कुछ journal entries हैं which are particularly related to the debtors and provision for bad debts. ये entries कौन सी हैं? अगर क्वेश्चन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि देयर वाज अ बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹2000, यानी कि अभी तक उस बैड डेट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमें पता चला तो अब हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, हमारी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अगर हमारे बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर्स दिए हुए हैं और अभी वहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है और रिवैल्यूएशन के टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में कि वी विल क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, 10% ऑफ द डेटर्स वैल्यू, वट एवर द एग्रीमेंट इज, तो उस टाइम पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करने के लिए हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास कि वहां पे बैलेंस शीट में हमारे को डेटर्स भी दिए हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिए हैं, बट अब ये डिसाइड किया गया कि से फॉर एग्जांपल अभी जो बैलेंस शीट में हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है दैट इज ऑफ ₹2000 एंड it is decided that no, we will create the provision for bad debt for ₹3000, तो 2000 रुपए का हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें 1000 का बनाना है। और तो हम क्या करेंगे, सेम जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखना, क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना कि अप टू 3000 करना है। अगर ये लिखा है कि इंक्रीज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अप टू ₹3000, तो हम क्या करेंगे, 2000 का ऑलरेडी है, सिर्फ 1000 से इंक्रीज करेंगे। अगर लिखा है इंक्रीज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय ₹3000, यानी कि हमें प्रोविजन जो है वो 3000 रुपए से बढ़ाना है, तो इन दैट केस यहां पे हम जो एंट्री करेंगे वो तो सेम रहेगी, बट जो अमाउंट है वो 1000 की जगह होगा 3000 फॉर रिवैल्यूएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पे क्या है कि हमने जो प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है उसको हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं। रिवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब से 7% था, अब हम उसे 5% का 5% था, हम उसे 7% तक इंक्रीज कर रहे हैं, तो तब भी हमारा यही जर्नल एंट्री रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट। कई बार ये होता है कि हमने पार्टनरशिप अकाउंट की जो बैलेंस शीट है उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रखा है और हमने, लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि नहीं, हमारे को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और वी आर राइटिंग ऑफ द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। It was decided that only 95% of debtors are good, यानी कि यहां पे आपको बैड डेट का प्रोविजन नहीं दिया, बैड डेट का परसेंटेज नहीं दिया है, आपको गुड डेट का प्रोविजन परसेंटेज दिया है। सो दिस इज अगेन जस्ट the way of there is a slight change in the way how the information is being presented. Instead of saying that we will create a provision for bad debts at the rate of 5%,
in question it is said that it was decided that only 95% of debtors are good. तो अगर 95% डेटर्स हमारे गुड है तो 5% डेटर्स जो है वो हमारे बैड हैं, तो इसलिए हम 5% के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट करेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट. सो दीज आर सम ऑफ द जर्नल एंट्रीज which we need to pass at the time of revaluation of assets and liabilities pertaining, and on this slide we have discussed the journal entries pertaining to bad debts, provision for bad debts. Let's move on. Now we talk about treatment of undistributed profit or loss. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या मतलब है कि जैसे हमने जनरल रिजर्व बनाया, या हमने रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी बनाया, या हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया. कोई भी रिजर्व हम जब बनाते हैं तो रिजर्व हम कैसे बनाते हैं? बाय ट्रांसफरिंग अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट. तो पार्टनरशिप फर्म का जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हम उस रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. दैट्स हाउ वी क्रिएट द रिजर्व. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ पार्टनर इज रिटायरिंग, तो आइडियली वो जो रिजर्व है या तो वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए था, वहां पे यूज होना चाहिए था, और अगर वहां पे यूज नहीं हुआ है तो दैट मीन्स वो जो है हमारा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म का 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि वो जो पूरे 100 रुपए हैं वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में वो 100 रुपए बढ़ जाने चाहिए थे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन हमने 100 रुपए नहीं बांटे. हमने क्या किया, उस 100 रुपए में से 20 रुपए निकाल के डाल दिए जनरल रिजर्व में, और हमने ये डिसाइड किया कि जो 80 रुपीज है सिर्फ वही हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ वन पार्टनर इज मूविंग आउट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस जनरल रिजर्व में जो 20-20 रुपए हमने हर बारी डाले हैं उसमें इस पार्टनर का भी कुछ ना कुछ शेयर तो रहा है. तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट. पीएनएल अकाउंट हम तब यूज करेंगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इफ इट इज अपियरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड, या रिजर्व फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, यानी कि जो भी रिजर्व फंड्स हैं वो किसी भी नाम से अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे शो हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, और सारे पार्टनर्स को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट को और रिटायरिंग पार्टनर के भी करंट या कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग. इसी तरीके से कई बारी जो बैलेंस शीट है उसमें हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी दिख सकते हैं, और नॉर्मली ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ है तो वो. तो अगर हमारा कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है दैट विल ऑलवेज अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का अकाउंट दिख रहा है तो वो भी हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसकी हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, वॉट एवर द केस इज. और उसका जो नरेशन होगा वो हम लिखेंगे बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, और ये अमाउंट भी जो है वो सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा. सो दिस इज हाउ वी डील विद द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. Now let's look at the format of retiring partners capital account. रिटायरिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे.
और उसका अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में एंटर होगा, और अगर क्रेडिट साइड में है तो वो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। इसी तरीके से अगर जो पार्टनर्स का अकाउंट है हम फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ करंट अकाउंट फॉर ईच ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। सो दिस इज अबाउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं तो जिस डेट को पार्टनर रिटायर हो रहा है उस डेट तक उसने कितनी ड्राइंग्स की हैं वो हम डेबिट साइड में डालेंगे। उस डेट तक की ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम डेबिट साइड पे डालेंगे। अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमें कुछ लॉस हुआ है तो वो हम डालेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था बैलेंस शीट में तो उसका शेयर हम डालेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का अगर लोन है, यानी कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन दे रखा था तो उस लोन अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो भी हम यहां पे लाएंगे। रिमेंबर, लोन गिवन टू द पार्टनर बाय द पार्टनरशिप फर्म, हम सिर्फ उसका बैलेंस लेके आएंगे यहाँ पे। इफ द पार्टनर हैज प्रोवाइडेड लोन टू द पार्टनरशिप फर्म दैट विल बी dealt separately, that will not be clubbed with the partner's capital account. वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम सेपरेटली डील करेंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनी अदर लाइबिलिटी। अच्छा, उसके बाद में अगर हमने पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जितना भी पैसा हमें देना था, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, अगर उसका हमने पूरा पेमेंट कर दिया है तो हम टू कैश और बैंक अकाउंट लिख के उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पार्टनर को जितना हमें पैसा देना था उतना पैसा हम नहीं दे रहे हैं, या हम पार्टनर को कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट था उसका पूरा का पूरा बैलेंस जो है हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी जब हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट हाउ द अमाउंट outstanding or due to a retiring partner is dealt with, then you will understand this point much better. For now, remember this thing: either the account will be closed by paying the entire amount, or the retiring partner's account will be closed by transferring its balance to retiring partner's loan account. या एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हमने कुछ पैसा दे दिया तो जितना पैसे का हमने पेमेंट किया वो हम टू बैंक और टू कैश अकाउंट में डालेंगे, और जितना बैलेंस बचा वो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो ऑल दीज डिफरेंट मेथड्स और ऑल दीज डिफरेंट वेज इन which we can handle the outstanding amount payable to retiring partner is something that we will discuss in the very next topic in today's presentation. क्रेडिट साइड की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की दो एंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम लेके आ गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस एंट्री इज टू कॉम्पनसेट द आउटगोइंग पार्टनर फॉर हिज शेयर इन गुडविल। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी है वो जो आउटगोइंग पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं फॉर हिज शेयर इन गुडविल। और यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो जो शेयर ऑफ गुडविल जो गुडविल का जो कॉम्पनसेशन देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। Yesterday we have discussed in detail that how gaining ratio is calculated. So this is where we will use the gaining ratio. Then
बाय रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो हम एंटर करेंगे। जिस डेट को पार्टनर रिटायर हो रहा है उस डेट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ बनता है तो वो हम डालेंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, अगर हमने जब पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया था, अगर उस टाइम पे कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जो भी शेयर होगा वो हम रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। कई बारी पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेती हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है उसके लिए we will do a session separately, but for now you understand that if any partner is retiring they will surrender the policy, और जब पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो उनको एक अमाउंट मिलेगा। तो वो जो अमाउंट है वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा उसकी भी हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। So this is the format of retiring partners capital account. So these are the items that will appear in the capital account of a retiring partner depending on the information provided in the question. Now, items to be considered for calculating the retiring partner share. So this is just for your reference. You can use this as a cheat sheet. क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में क्या क्या आइटम हम ऐड करते हैं, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। इन सबको टोटल कर देंगे या इन सबको हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद में लेस क्या करेंगे, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। सो दीज आर द आइटम्स दैट वी विल डिडक्ट फ्रॉम द टोटल ऑफ all the above items. That's how we will get the amount payable to the retiring partner. So this slide basically has distributed the items appearing on the debit side and credit side of the retiring partners capital account. So you can use this just for your reference. Now, treatment of amount payable to retiring partner. तो जो अमाउंट अब हमने क्या किया, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट कर लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन वगैरह सब कर लिया, और वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी हैव अराइव्ड एट द अमाउंट दैट इज पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो जब एक बार अब हमें अमाउंट पता चल गया कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है, अब हमें वो अमाउंट पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पे करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच the outstanding amount payable to the retiring partner can be treated. So there are 5 different ways. Transfer to retiring partner's loan account. Second is paying the retiring partner in full. Part payment to the retiring partner. Purchase of share of retiring partner and retaining the capital of retiring partner. So these are the 5 different ways in which the amount payable to the retiring partner can be handled or treated by the partnership firm. Obviously, this any of the treatment that we are going to use to handle the outstanding amount payable to the retiring partner should be in accordance to the agreement among all the partners. तो जितने भी ये जो 5 तरीके हैं रिटायरिंग पार्टनर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हैंडल करने के, उसमें से आप कौन सा तरीका यूज करते हो, वो तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर, वो सब उस तरीके जो भी तरीका हमें फॉलो करना है उस तरीके पे एग्री करें। अब हम इन जो तरीके हैं 5, इन तरीकों को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं।
सबसे पहले है ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. Generally, the amount payable is excess of credit side of retiring partner's capital account over its debit side, and it is transferred to his loan account if nothing is specifically has been mentioned. As the retiring partner will no longer remain partner of the firm, the amount payable to him will not be ordinarily left as his capital balance but will be treated as his loan. अब क्या होता है कि हमें पार्टनर को पैसे कब देने पड़ेंगे, जब उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड से. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर क्वेश्चन में इस बात का कोई मेंशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा दिया, आधा पैसा दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था या जो अमाउंट पेबल था रिटायरिंग पार्टनर को, दैट हैज बीन ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. नंबर टू, अब चूंकि वो पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गया, तो उसको जो पैसा हमें देना था उसको हम एज अ कैपिटल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा एज हिज लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, like any other creditor's loan. The firm will have to pay interest on retiring partner's loan at the agreed rate, and in absence of agreed rate at the rate of 6% per annum. तो अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में. अब पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद we have to consider or we had to treat it like any outside loan. जैसे हमने किसी और क्रेडिटर से लोन लिया उसी तरीके से हम इसको भी ट्रीट करेंगे. तो अगर हम इसे एज अ आउटसाइड लोन ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि लोन पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट. तो रिटायरिंग पार्टनर को भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी रेट सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है उस पे. और अगर पार्टनर्स ने किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्री नहीं किया है इन रिगार्ड टू पार्टनर्स लोन, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू द रिटायरिंग पार्टनर. तो अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है तो जो भी रेट सारे पार्टनर्स ने एग्री किया उस रेट पे हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, जो लोन अमाउंट हमने उसके रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया. और अगर कोई रेट स्पेसिफाई नहीं है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम. और यहाँ पे हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो अब उस क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. और रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसको हम लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज बिकमिंग अ लाइबिलिटी. एंड एज वी नो दैट इफ एनी लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और any liability is getting created, in that case we have to credit that liability account. So that's why the journal entry that we will pass is retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Moving on, second possibility, when the amount due to retiring partner is paid in full. तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने वर्कआउट किया उसको हम पूरी तरीके से पे कर रहे हैं. इफ इट इज डिसाइडेड दैट द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेड इन फुल, देयर कैन बी 3 सिनेरियोज लिस्टेड एज फॉलोज. अब हमने ये डिसाइड किया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, तो अब उसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं. पहली सिचुएशन क्या है, आउट ऑफ फर्म्स रिसोर्स, यानी कि फर्म के पास इतना पैसा है कि आउटगोइंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट बनता है वो हम दे सकते हैं. दूसरा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड. दिस इज इन रिगार्ड टू द जर्नल एंट्री. लेकिन आउट ऑफ एडिशनल फंड्स ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, अब क्या होता है कि कई बारी पार्टनरशिप फॉर्म में इतना पैसा नहीं है कि हम रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पेमेंट करें, तो उस टाइम पे
क्या होता है कि जो कंटेनिंग पार्टनर है वो बोलते हैं कि ठीक है, जितना भी पैसा उसको देने के लिए चाहिए वो हम लेके आएंगे. If there is no sufficient fund, then continuing partners brought in the required funds either in their profit sharing ratio or in their capital ratio or in any other agreed ratio. If there is no specific mention of ratio in which the containing partners will bring the additional funds, it is assumed that they will bring additional funds in their profit sharing ratio. तो जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, चलो जो भी एडिशनल अमाउंट चाहिए फॉर पेइंग द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द रिटायरिंग पार्टनर, वो हम लेके आ जाएंगे. तो वो जो कंटेनिंग पार्टनर्स हैं, वो ये जितना पैसा चाहिए पार्टनरशिप फर्म को टू पे आउट द लाइबिलिटी टुवर्ड्स रिटायरिंग पार्टनर, वो अमाउंट वो लोग या तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आए, विच विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो चला गया, उसके बाद जो से फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, 3 पार्टनर बचे. अब उन 3 पार्टनर्स को एडिशनल फंड्स लाने हैं. से फॉर एग्जांपल दे नीड टू ब्रिंग 100,000 टू पे, so that they have sufficient funds in the partnership firm to pay the outstanding liability. अब ये जो 100,000 लेके आने हैं उनको, ये 100,000 वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ला सकते हैं, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या वो अपने कैपिटल रेशियो में ला सकते हैं. यानी कि नए पार्टनरशिप फर्म में उनकी जो नई पार्टनरशिप में उनका जितना भी कैपिटल इन्वॉल्व है तीनों पार्टनर्स का, वो कैपिटल किस रेशियो में इन्वॉल्व है वो उस रेशियो में ला सकते हैं, या वो लोग अपने आप और कोई भी रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि चलो जितना भी पैसा चाहिए हमारे को रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए, वो पूरा पैसा हम लोग बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो एडिशनल अमाउंट लेके आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, दे नीड 100,000, तो वो जो 100,000 का अमाउंट जो उनको लेके आना है वो किस रेशियो में ला रहे हैं, अगर ये मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कंटेनिंग पार्टनर्स विल ब्रिंग द एडिशनल अमाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जो एडिशनल अमाउंट है वो लोग अपना जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. थर्ड सिनेरियो क्या है? आउट ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग्स. If the containing partners are either not able to pool in the required amount or they agree to borrow funds from outside, normally bank, they can use the asset of firm, that is land, building, machinery, etc. as security, borrow the required amount as loan and pay the due amount. As the assets are simply placed as security, accounts of these assets are not affected. So the accounts of assets placed as security are not debited or credited. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, या तो उनके पास पैसे ही नहीं है और फंड और पार्टनरशिप फॉर्म में लाने के लिए, या उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन आवर ओन फंड्स, लेट्स बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड. तो अपना पैसा लगाने के बजाय हम बाहर से किसी से पैसा लेके जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है वो अमाउंट हम पे कर देते हैं. तो इसके लिए उन्होंने क्या वो क्या करते हैं कि जो भी अपने एसेट्स हैं उनको बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं और सिक्योरिटी रख के वो पैसा ले लेते हैं. अब जब उन्होंने जो एसेट्स हैं उनको एज अ सिक्योरिटी बैंक में रखा, तो उससे एसेट्स के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए हम एसेट्स अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं करते हैं. तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हम पूरा पे करेंगे, उस केस में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले अगर ये सिचुएशन है कि हमें एडिशनल फंड्स लेके आने हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटेनिंग पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट. तो अब क्या हुआ, हमारे पास पैसे आ गए, और पैसे आने के बाद में अब हमारे को पेमेंट करना है.
तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री की, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लो आप कि ये जो सेकेंड वाली जर्नल एंट्री है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द सिनेरियोज, दैट इज सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट पैसा है और वो अगर अपने फंड से या अपने रिसोर्सेज से पेमेंट कर रही है, तब हमें सिर्फ सेकेंड वाली जो जर्नल एंट्री थी वो करनी पड़ेगी, which is retiring partners capital account debit to cash or bank account. In case the partnership firm don't have sufficient funds, और पार्टनर्स ने बोला, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने बोला कि ठीक है हम पैसे डाल देते हैं जो भी एक्स्ट्रा चाहिए, उसके बाद हम इसका पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी का, तो इन दैट केस वी विल हैव टू पास दीज टू जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन द एडिशनल फंड्स एंड सेकेंड जर्नल एंट्रीज फॉर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी। वेयर एज अगर जो तीसरा सिनेरियो है, when the amount outstanding to the retiring partner is paid using the external borrowings, उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक जो लाइबिलिटी थी हमारी टुवर्ड्स रिटायरिंग पार्टनर, वो लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक से जो हमने लोन लिया है उसकी हमारी नई लाइबिलिटी खड़ी हो गई, तो उस नई लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बैंक लोन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज हाउ द journal entries, these are the journal entries that we need to pass when we decide that we will pay the entire amount, outstanding amount to the retiring partner. Now, before going to the third scenario, let's go back to retiring partners कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो दो जर्नल एंट्रीज हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि वी विल डिस्कस इन डिटेल अगेन, तो ये वाली जर्नल एंट्री हम कब पास कर रहे हैं, जब हमने या तो अपने फंड से पैसा या तो हमने अपने जो पार्टनरशिप फर्म का जो रिसोर्सेज है वहां से पेमेंट किया, या हमने पार्टनर्स जो है उन्होंने एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद पेमेंट किया। लेकिन ये वाली जर्नल एंट्री हम तब पास करेंगे इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो, जहां पे कि हम पार्टनर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वी वर ट्रांसफरिंग इट डायरेक्टली टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लोन अकाउंट वाली एंट्री नहीं होगी, और अगर हम लोन अकाउंट वाली एंट्री कर रहे हैं तो हमारे ये पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। यहां पे एक चीज वापस से मैं समझा दे रहा हूं, जो अभी तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे ऑफ हाउ टू हैंडल द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसमें तीसरे मेथड में क्या है कि हम कुछ अमाउंट पे करते हैं और कुछ अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक पार्टनर रिटायर हुआ और उसका 200,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रिटायरिंग पार्टनर को 200,000 देने हैं। उसमें से पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया कि ठीक है, वी विल राइट नाउ वी विल पे यू 100,000 एंड 100,000 वी विल ट्रांसफर टू योर लोन अकाउंट। तो जो तीसरा सिनेरियो है, उस सिनेरियो में ये दोनों जर्नल एंट्रीज आपको ये दोनों एंट्रीज आपको रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी पड़ेगी। जो पहली एंट्री होगी वो होगी उस अमाउंट से जो अमाउंट आप उसको इमीडिएटली पे कर रहे हो, और जो दूसरी एंट्री होगी टू लोन अकाउंट वो उस एंट्री से होगी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस अमाउंट पेड, यानी कि बैलेंसिंग फिगर से। तो आगे चलते हैं और आगे चल के अब हम डिसाइड करते हैं पार्ट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जब हम पार्ट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर की बात करते हैं, वो मैंने मोर और लेस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि इन सर्टेन केसेस द पार्टनर्स, retiring partner and continuing partner may even agree that retiring partner will receive a part payment against the amount due
and the balance amount will be transferred to retiring partners loan account. अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे 200,000 टू अ रिटायरिंग पार्टनर, उसमें से दे हैव पेड 100,000 टू द रिटायरिंग पार्टनर इमीडिएटली एंड 100,000 दे हैव ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो जब ये लोन जैसे ही बनेगा, अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ आउटसाइड लोन, और उस लोन अमाउंट पे पार्टनरशिप फर्म को रिटायरिंग पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या जो भी एग्रीड रेट हो, जो भी रेट वो लोग एग्री करे उस रेट पे अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑब्वियसली क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस हमें क्लोज करना है, तो इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे. टू बैंक और कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो यहाँ पे 200,000 आ गया, यहाँ पे 100,000, यहाँ पे 100,000. So this is the journal entry that we need to pass when we are giving part payment to the retiring partner and transferring the balance amount to retiring partner's loan account. उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. इसमें क्या होता है, इन दिस केस द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल बी कैलकुलेटेड एज नॉर्मल, जैसे हमने बाकी केसेस में किया था वैसे ही करेंगे. Once the amount due to retiring partner is worked out, the balance is transferred to capital accounts of continuing partners in agreed ratio. अब यहां पे क्या होगा कि नो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो यहां पे जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उन्होंने खरीदा है, पार्टनरशिप फर्म ने नहीं खरीदा है. पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट अज्यूम्ड एनी लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स. तो इस वजह से पार्टनर लोन अकाउंट फर्म्स की बुक में नहीं आएगा. और जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द एग्रीड रेशियो. से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एंड ई, there were 5 partners in a partnership firm. A decides to retire from the partnership firm. और जब A रिटायर हुआ तो A के रिटायर होने के बाद में ये पता चला कि द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे 300,000 टू A. ठीक है, A रिटायर हुआ, उसको 300,000 देने हैं पार्टनरशिप फर्म को एज बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट. अब ए बी सी डी और ई 5 पार्टनर थे, उसमें से ए रिटायर हो गया. अब पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन बचे, बी सी डी और ई, और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 300,000 का. तो अब उसमें बी सी और डी ने बोला कि ठीक है, ये जो 300,000 है ये हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं. तो अब इस केस में क्या होगा कि ई को कुछ नहीं मिलेगा, ई का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे बी सी और डी का, बिकॉज दे हैव एग्रीड टू बाय द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ एग्रीड रेशियो. आई होप दिस इज क्लियर. The continuing partners will settle the claims of retiring partner in their personal capacity. तो यहां पे जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में नहीं बनेगा, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट उस रिटायरिंग पार्टनर को देने की लायबिलिटी किसने अज्यूम किया, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने, and they have assumed this liability in their personal capacity. भाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर खरीद लूंगा, इसमें पार्टनरशिप फर्म का कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि वो मेरी पर्सनल लायबिलिटी है. तो मैं रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पैसे देने होंगे वो मैं अपनी तरफ से दूंगा आउटसाइड द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसमें पार्टनरशिप फर्म का कुछ लेना देना नहीं है. और इसमें जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वो है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्रीड
रेशियो। ना तो इसमें पूरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल है, ना इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल है, ना इसमें गेनिंग रेशियो का कोई रोल है। इफ द share of retiring partner is purchased by the continuing partners, then in what ratio that share has been purchased will be given separately in the question, or it will be mentioned very clearly in the question. Possibility है कि उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है कैपिटल का, या जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उसमें भी परचेज कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट दे कांट डू इट, बट हम अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं लगाएंगे। एंड worst case scenario, if nothing is being mentioned, then we will consider that the continuing partners have purchased the share of retiring partner in equal proportion. Now, the last way of treating the amount payable to the retiring partner is retaining the capital of retiring partner. In rare circumstances, partners may agree to retain the balance of retiring partner's capital. In such case, payment is governed by the provision of Section 37 of Partnership Act, which is as follows. Number one option, get share in the subsequent profit attributable to the use of his property, that is capital. Second is get interest at the rate of 6% for the use of his property, that is capital. यहां पे क्या हो रहा है कि हमने ना तो उसका जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका जो अमाउंट है वो हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ना हमने उसकी फुल पेमेंट की, ना हमने उसकी पार्ट पेमेंट की, ना ही किसी पार्टनर ने उसका शेयर खरीदा। हमने उसका कैपिटल अकाउंट एज इट इज ओपन रखा, हमने उसे क्लोज ही नहीं किया किसी भी तरीके से। तो अब यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास दो ऑप्शंस हैं एज पर द सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। वो दो ऑप्शंस क्या हैं? या तो जो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, वॉट एवर प्रॉफिट द पार्टनरशिप फर्म अर्न्स, उस प्रॉफिट में कैपिटल के प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट में हिस्सा ले ले। से फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर थे, ए, बी, सी और डी। उसमें से ए रिटायर हो गया। ए रिटायर होने के बाद क्या हुआ कि उनका जो पार्टनरशिप फर्म थी उसमें उसको 100,000 मिलने थे, लेकिन उन्होंने उसको वो 100,000 नहीं दिए, एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड द रिटायरिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट कि ए का जो शेयर है दैट विल कंटिन्यू टू बी इन द नेम ऑफ एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि ए के रिटायरमेंट के बाद पार्टनरशिप फर्म ने से 4,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, और इस 4,000 रुपीज को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए द कैपिटल व्हाट दे हैव एम्प्लॉयड वाज 400,000. That means for each 100,000 they have earned a profit of rupees 1,000. Okay, so by employing 400,000 as capital, they have earned a profit of 4,000. That means for each 100,000 they have earned a profit of 1,000. तो A का कैपिटल बैलेंस कितना है? 100,000. So A is eligible to get 1,000 as his share in subsequent profit. I hope this is clear. दूसरा ऑप्शन ये है कि गेट अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दैट इज कैपिटल। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से जब तक पार्टनरशिप फर्म उसका कैपिटल यूज करेगी, जितना भी अमाउंट होगा उस पे वो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ऑन हिज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो this is pretty much that I have to discuss in today's session. I know आज के सेशन में कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, तो
As always, सेशन के एंड में you will have my email address, और अगर आपको कोई भी confusion होता है या किसी भी particular treatment या particular provision या particular calculation के लिए, if you want me to do a specific session with some examples, feel free to write to me. तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर एक स्पेसिफिक सेशन चाहिए, या किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का या किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन का आपको चाहिए कि एग्जाम्पल के साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो यू कैन ड्रॉप मी अ ईमेल. Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect2letsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.